नमस्ते। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के 15 देश एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस चुके हैं जिसकी डोर सिर्फ और सिर्फ 3 देशों के हाथ में है। वो चक्रव्यूह जो रातों की नींद और दिन का चैन उड़ा देता है। चौंकाने वाली बात यह है कि इन 15 देशों में हिंदुस्तान भी शामिल है और जिन 3 देशों ने चक्रव्यूह रचा है उसे रचने वाले वे देश है जिनकी खुद की जनता दाने दाने को मोहताज है, जहाँ खाने के लाले पड़े हैं, अर्थव्यवस्था वेंटिलेटर पर है और वहाँ की बेबस आवाम तरसी निगाहों से अपने हुक्मरानों का भीख का कटोरा देख रही है। फिर भी इन कंगाली की कगार पर खड़े मुल्कों में इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है। सवाल यह भी है कि क्या भारत इस चक्रव्यूह को भेद पाएगा, और इससे भी बड़ा सवाल, क्या यह महज एक संयोग है या फिर एक सोची समझी वैश्विक साजिश। आज इस वीडियो में खुली आंखों से देखिए उस सच को जिसे कोई नहीं बताता, जिस पर बात करने से दुनिया की फटती है। पर आज हम वो पूरा सच खोलेंगे, वह भी पूरे तथ्यों और सटीक आंकड़ों के साथ, क्योंकि बात भारत की है। चक्रव्यूह भारत के खिलाफ रचा गया है। वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आगे होने वाला खुलासा आपके होश उड़ाने के लिए काफ़ी है। जब हम दुनिया की सुरक्षा की बात करते हैं तो आंकड़े सबसे बड़ी गवाही देते हैं। क्या आप जानते हैं कि वैश्विक आतंकवाद ने पिछले दशकों में कितने लोगों की जान ली है? केवल साल 2014 में वैश्विक आतंकवाद के कारण 33,555 से अधिक मौतें दर्ज की गई थी और दुनिया को 111 अरब डॉलर से अधिक का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा था। हालिया वैश्विक आतंकवाद सूचकांक की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर घटनाओं में कुछ कमी आने के बावजूद कई क्षेत्रों में आतंकी नेटवर्क और अधिक घातक हो चुके हैं। पाकिस्तान इस सूचकांक में सबसे गंभीर रूप से प्रभावित देशों में शीर्ष पर पहुंच चुका है, जहां अकेले हाल के वर्षों में 1000 से अधिक मौतें और सैकड़ों आतंकी घटनाएं दर्ज की गई है। यह आंकड़ा केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि उस तबाही का सबूत है जो इन नेटवर्क के जरिए फैलाई जा रही है। यानी इस्लामिक आतंकवाद का सबसे बड़ा खिलाड़ी आज खुद अपने ही पैदा किए आतंकवाद का सबसे बड़ा शिकार बन चुका है। लेकिन सवाल उठता है कि इस विशाल तंत्र को चलाने के लिए अरबों डॉलर का फंड कहाँ से आता है और कौन सी ताकतें इन देशों को ढाल प्रदान करती है। आइए सबसे पहले बात करते हैं मध्य पूर्व के सबसे बड़े रणनीतिक खिलाड़ी यानी ईरान की। ईरान की युद्ध नीति दुनिया के अन्य देशों से बिल्कुल अलग है। वह सीधे युद्ध में उतरने के बजाय अपने प्रॉक्सी नेटवर्क का इस्तेमाल करता है। लेबनान में हिजबुल्ला, यमन में हूती विद्रोही और सीरिया व इराक में सक्रिय शिया मिलिशिया, ये सभी संगठन ईरान के वित्तीय और सैन्य समर्थन पर टिके हैं। सुरक्षा विश्लेषकों के अनुसार ईरान हर साल इन प्रॉक्सी संगठनों पर करोड़ों डॉलर खर्च करता है। हालिया सैन्य तनावों और जवाबी हमलों के बाद यह खतरा और बढ़ गया है, जिससे पूरे खाड़ी क्षेत्र में व्यापारिक मार्ग ठप होने की कगार पर पहुंच गए हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि ईरान पर दशकों से कड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध होने के बावजूद उसका यह नेटवर्क कमजोर होने के बजाय और मजबूत कैसे होता जा रहा है। यहीं पर एंट्री होती है दुनिया के उस दूसरे बड़े खिलाड़ी की जो बैक स्टेज रहकर पूरा खेल चला रहा है। इस खेल का पहला अदृश्य सूत्रधार है चीन। जब पूरी पश्चिमी दुनिया ने ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए, तब चीन ने ईरान के साथ 25 साल के एक रणनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसकी कीमत लगभग 400 अरब डॉलर आंकी गई है। चीन बिना किसी हिचकिचाहट के ईरान से भारी मात्रा में कच्चे तेल का आयात करता है, जिससे ईरानी अर्थव्यवस्था को प्रतिबंधों के बावजूद संजीवनी मिलती रहती है। चीन का मकसद सीधा है, उसे अमेरिका के प्रभाव को कमजोर करना है और इसके लिए वह ईरान के इस आक्रामक नेटवर्क को एक रणनीतिक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन जरा सोचिए, जो अमेरिका खुद को मानवाधिकारों का मसीहा कहता है, उसने इस नेटवर्क को रोकने के लिए अपनी आंखें क्यों बंद कर रखी है? क्या अमेरिका की नीतियां भी इस तबाही को बढ़ावा देने में मददगार साबित हुई है? अब रुख करते हैं उस देश की तरफ जिसे दक्षिण एशिया में आतंकवाद का मुख्य केंद्र माना जाता है, जहां इस्लाम के नाम से सबसे ज़्यादा टोपी उछलती है, यानी पाकिस्तान। पाकिस्तान की धरती से संचालित होने वाले लश्कर ए तैयबा जैसे मोहम्मद और तहरीक तालिबान पाकिस्तान जैसे संगठनों ने न केवल भारत बल्कि पूरे अफगानिस्तान और बांग्लादेश तक अपने पैर फैलाए हैं
आतंकवाद पर लगाम लगाने के अंतर्राष्ट्रीय दबाव और FATF की निगरानी के बावजूद पाकिस्तान का यह ढांचा पूरी तरह नष्ट नहीं हो पाया है। रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान के रक्षा बजट और खुफिया तंत्र का एक बड़ा हिस्सा आज भी इन छद्म लड़ाइयों को बनाए रखने में खर्च होता है। पाकिस्तान में आतंकी हिंसा के कारण स्वयं उसके मूल्य भी भारी कीमत चुका रहे हैं, लेकिन फिर भी वहाँ की नीतियाँ बदलने का नाम नहीं ले रही है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि कंगाली की कगार पर खड़े इस देश को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से बार बार बेल आउट पैकेज कैसे मिल जाता है। इसका जवाब छुपा है वाशिंगटन और बीजिंग के दोहरे खेल में। पाकिस्तान के मामले में अमेरिका और चीन दोनों ही एक अनूठे गठबंधन में नजर आते हैं। शीत युद्ध के दौर से लेकर आज तक अमेरिका ने पाकिस्तान को अरबों डॉलर की सैन्य और असैन्य सहायता प्रदान की है। भले ही अमेरिका का दावा था कि यह पैसा आतंकवाद के खिलाफ जंग के लिए था, लेकिन हकीकत यह है कि इसी पैसे का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकी नेटवर्क को मजबूत करने में किया गया। वहीं दूसरी तरफ चीन अपनी महत्वाकांक्षी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए पाकिस्तान में 60 अरब डॉलर से अधिक का निवेश कर रहा है। चीन संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान आधारित आतंकियों को वैश्विक आतंकवादी घोषित होने से बचाने के लिए बार बार वीटो का इस्तेमाल करता रहा है। महाशक्तियों की यह स्याही है जिसके कारण पाकिस्तान का आतंकी नेटवर्क तमाम आर्थिक दबाव के बाद भी सांस ले रहा है। अब वक्त आ गया है उस सबसे बड़े और खौफनाक सच से पर्दा उठाने का, जिसे दुनिया के बड़े बड़े संगठन अक्सर फाइलों में दबा देते हैं। इन देशों के खतरनाक मंसूबों के कारण आखिर दुनिया के कितने देश आज संकट झेल रहे हैं। खुफिया रिपोर्ट्स और वैश्विक डेटा के मुताबिक इस वक्त दुनिया के कम से कम 12 से 15 देश ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन देशों द्वारा प्रायोजित अस्थिरता और हिंसा की आग में झुलस रहे हैं। मासूमों की मौत का आंकड़ा और आर्थिक नुकसान इतना विशाल है कि सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। आइए एक एक कर उन देशों के डरावने आंकड़ों को देखते हैं जो इस चक्रव्यूह का शिकार बने हैं। इस सूची में सबसे पहला नाम है भारत का, जिसने दशकों से पाकिस्तान समर्थित सीमा पार आतंकवाद का दंश झेला है। सुरक्षा एजेंसियों और आंतरिक मंत्रालय के संकलित आंकड़ों के अनुसार पिछले 3 दशकों में जम्मू कश्मीर और भारत के अन्य हिस्सों में हुए आतंकी हमलों में 40,000 से अधिक निर्दोष नागरिकों और सुरक्षा कर्मियों ने अपनी जान गंवाई है। अगर आर्थिक नुकसान की बात करें तो केवल आतंकवाद के कारण होने वाली सुरक्षा व्यवस्था विस्थापन और रणनीतिक तैयारियों में भारत को 100 अरब डॉलर यानी करीब 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक का सीधा और परोक्ष नुकसान उठाना पड़ा है। हर साल भारत को अपनी सीमा की सुरक्षा पर जो बजट खर्च करना पड़ता है, अगर वह विकास में लगता तो आज देश की तस्वीर कुछ और ही होती। लेकिन रुकिए, तबाही का यह मंजर सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। अब नजर डालिए मध्य पूर्व के उस हिस्से पर जहां ईरान के प्रोक्सी नेटवर्क और तुर्की की सैन्य दखल अंदाजी ने हंसते खेलते देशों को कब्रिस्तान में बदल दिया। सीरिया में साल 2011 से शुरू हुए संघर्ष में, जिसमें तुर्की समर्थित चरमपंथी गुटों और ईरानी मिलिशिया दोनों ने अपनी रोटियां सेकी, अब तक 5 लाख से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक सीरिया को अब तक 1200 अरब डॉलर का ऐसा आर्थिक नुकसान हुआ है जिससे उबरने में उसे सदियां लग जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ यमन में ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों के कारण भड़की जंग में 3,77,000 से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जिनमें से आधे से ज़्यादा भूख और बीमारी के शिकार हुए हैं। यमन का आर्थिक ढांचा पूरी तरह तबाह हो चुका है और वहाँ 150 अरब डॉलर से अधिक की संपत्ति खाक हो चुकी है। पर मामला यहीं ख़त्म नहीं होता। इस सस्पेंस का अगला खूनी पन्ना खुलता है इराक और अफगानिस्तान में। इराक में ईरान समर्थित शिया मिलिशिया और कट्टरपंथी गुटों के आपसी टकराव में पिछले 2 दशकों में 3 लाख से अधिक नागरिकों की मौत हुई है। वहीं अफगानिस्तान, जिसे पाकिस्तान की सरजमी से संचालित होने वाले तालिबान और हक्कानी नेटवर्क ने कभी शांत नहीं होने दिया, वहाँ पिछले 20 सालों में 1,70,000 से अधिक लोग मारे गए। अफगानिस्तान को इन 3 दशकों में 200 अरब डॉलर से ज़्यादा का नुकसान हुआ है, जिसने वहाँ की अर्थव्यवस्था को आदिम युग में धकेल दिया है। जरा सोचिए, क्या यह नुकसान सिर्फ उन देशों का है जहाँ बम फटते हैं? बिल्कुल नहीं। ईरान के हूती विद्रोहियों ने जब लाल सागर के अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मार्ग पर जहाज़ों को निशाना बनाना शुरू किया तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल गई। वैश्विक व्यापार को केवल रूट बदलने और जहाज़ों के बीमा प्रीमियम बढ़ने के कारण हर महीने अरबों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ रहा है।
यानी घाव ये 3 देश दे रहे हैं, लेकिन दर्द पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। मगर सवाल वही है कि आखिर इन मुल्कों को यह सब करने की हिम्मत कहाँ से मिलती है? क्या इनका कोई ऐसा नया चेहरा भी है जो खुद को शांति दूत दिखाता है, लेकिन अंदर से मां खतरे का हिस्सा है? इस त्रिकोण का तीसरा और सबसे उभरता हुआ खतरनाक कोण है तुर्की। ओटोमन साम्राज्य की पुरानी महत्वाकांक्षाओं को पालित तुर्की ने हाल के वर्षों में अपनी विदेशी नीति को पूरी तरह बदल दिया है। सीरिया के उत्तरी इलाकों में सक्रिय कट्टरपंथी गुटों को तुर्की का खुला समर्थन प्राप्त है। इतना ही नहीं, तुर्की अब सीरिया और मध्य पूर्व से आगे बढ़कर दक्षिण एशिया में भी अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। कश्मीर जैसे संवेदनशील मुद्दों पर तुर्की का रुख और भारत के खिलाफ काम करने वाले कट्टरपंथी संगठनों को वित्तीय मदद देने के इनपुट अंतर्राष्ट्रीय खुफिया एजेंसियों को लगातार मिल रहे हैं। तुर्की का यह नया रूप दुनिया के लिए इसलिए अधिक खतरनाक है क्योंकि वह एक नाटो सदस्य देश है। नाटो का हिस्सा होने के कारण उसे पश्चिमी देशों से अत्याधुनिक सैन्य तकनीक और सुरक्षा कवच मिलता है, जिसका इस्तेमाल वह अपनी विस्तारवादी और कट्टरपंथी नीतियों को बढ़ावा देने के लिए कर रहा है। अब सबसे बुनियादी सवाल पर आते हैं, क्या इस महाखतरे का कोई अंत है? क्या दुनिया के जो देश इन नेटवर्क को रोकने की क्षमता रखते थे, उन्होंने वाकई अपनी आंखें बंद कर ली है? सच तो यह है कि महाशक्तियों के लिए आतंकवाद का मुद्दा कोई नैतिक लड़ाई नहीं है, बल्कि एक भू राजनीतिक व्यापार बन चुका है। जब तक अमेरिका को मध्य पूर्व में तेल और हथियारों का बाजार चाहिए और जब तक चीन को एशिया और अफ्रीका के संसाधनों पर कब्जा करने के लिए रणनीतिक ठिकानों की जरूरत है, तब तक ये देश इन मोहरों को जिंदा रखेंगे। आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में काउंटर टेररिज्म और सुरक्षा पर हर साल खरबों डॉलर खर्च किए जाते हैं, लेकिन परिणाम जस का तस रहता है। इसका सीधा मतलब है कि समस्या हथियारों की कमी नहीं, बल्कि उस राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है जो इन देशों को मिलने वाली आर्थिक और राजनयिक मदद की सप्लाई लाइन को पूरी तरह काट सके। तो क्या समाधान इन देशों को पूरी तरह से मिटा देना है? बिल्कुल नहीं। अंतर्राष्ट्रीय कानून और वैश्विक व्यवस्था कभी भी किसी पूरे देश या उसकी जनता को मिटाने की इजाज़त नहीं देते, और न ही यह कोई व्यावहारिक समाधान है। असली समाधान इन मुल्कों के भीतर चल रहे उस व्यवस्थागत ढांचे को ध्वस्त करने में है जो नफरत की विचारधारा और आतंकवाद की फैक्ट्रियों को चलाता है। जब तक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय महाशक्तियों के दोहरे खेल को बेनकाब नहीं करेगा और ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क, पाकिस्तान के सीमा पार आतंकी ढांचे तथा तुर्की के कट्टरपंथी महत्वाकांक्षाओं पर एक साथ मिलकर आर्थिक व कूटनीतिक हथौड़ा नहीं चलाएगा, तब तक दुनिया सुरक्षित नहीं हो सकती। युद्ध किसी समस्या का अंत नहीं होता, बल्कि सही नीतियों और सख्त प्रतिबंधों से इन देशों को जिम्मेदार वैश्विक नागरिक बनने पर मजबूर करना ही एकमात्र रास्ता है। आपको क्या लगता है, क्या आने वाले समय में दुनिया इन 3 देशों और इनके पीछे खड़े इन 2 गॉड फादर्स के इस गठजोड़ को तोड़ने में कामयाब हो पाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।